मेरे ख्याल में अब तक हमें ये बात पता चल चुकी है कि लीनियर डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। अब हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में करेंगे कि लीनियर डिपेंडेंस दरअसल होता क्या है। मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है या वेक्टर्स का एक ऐसा सेट मौजूद है, वेक्टर्स v1 v2 अप टिल vn एक ऐसा वेक्टर का सेट बनाते हैं जिसको मैं s कह रही हूँ। ये वेक्टर सेट आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर सिर्फ और सिर्फ इफ़ एंड ओनली इफ़ की यहाँ पे इस्तेलाह इस्तेमाल हुई है, जिसको IFF करके लिखा जाता है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ अगर मेरी ये कंडीशन पूरी होती है, मेरी सेट S जो है लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा अगर मैं कोई इस तरह के कांस्टेंट C1 C2 सो ऑन ढूंढ सकती हूँ, या C1 V1 प्लस C2 V2 सो ऑन CN VN को मिलाकर इनका इस तरह का लीनियर कम्बिनेशन तलाश कर सकती हूँ कि इसका जवाब मेरे पास ज़ीरो आए। ज़ीरो यहाँ पे मेरे पास ज़ीरोज़ का वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे ज़ीरोज़ की डायमेंशन नहीं पता है, इसलिए हम इसको यूँ लिखेंगे, या ज़ीरो को बोल्ड करके लिखेंगे या ज़ीरो अप टिल सो ऑन ज़ीरो लिखेंगे। इस ज़ीरो की डायमेंशन वही होगी जो हमारे वेक्टर v1 या v2 की डायमेंशन है। ये बात ज़हननशीन कर लीजिए कि यहाँ पे मैंने डिपेंडेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मेरे जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा जब सिर्फ़ और सिर्फ ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये पूरी हो रही होगी। इसमें कुछ सीज़ का, ये जो मेरे पास कोफिशिएंट्स हैं C1 C2, इनमें से कुछ का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, यानी कि इन सब का ज़ीरो होने पे अगर ये कोई अनसेटिस्फाई होती है तो मेरी कंडीशन पूरी नहीं होती। यानी इस C1 C2 C3 अप टिल Cn में से कोई एक C ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो के इक्वल ना हो। यानी कि वेक्टर्स का सेट लीनियरली डिपेंडेंट तब होता है जब उन वेक्टर्स के सेट में कोई एक वेक्टर ऐसा मौजूद हो जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन से मिलाकर बनाया जा सके। ज़रा मैं इस डेफिनेशन को प्रॉपरली लिख दूं आपके सामने। को मैथमेटिकल अंदाज में मैं लिखना पसंद करूंगी कि लीनियर डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। लीनियर डिपेंडेंस का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर v1 है, इसको मैं किसी भी तरह से कोई बाकी जो वेक्टर्स मेरे पास हैं उनका इस तरह का कम्बिनेशन बना सकती हूँ, जैसे v1 इज इक्वल टू a2 टाइम्स v2 प्लस a3 टाइम्स v3 प्लस ऑल द वे an प्लस vn। यानी v1 की जगह कोई भी यहाँ पे वेक्टर हो सकता था, नहीं कोई भी एक वेक्टर इस पूरे सेट में से इस तरह का हो जिसको मैं बना सकूं बाकी वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए, तो मेरे पास वो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और अगर मेरे पास सेट में एक वेक्टर भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो मेरे पास पूरा का पूरा सेट लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन में से मैं v1 दोनों साइड से या दोनों इतराफ से माइनस कर दूं तो मेरे पास बच जाएगा 0 इज इक्वल टू -1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस सो ऑन an vn। अभी मैंने ऊपर ही ये बात कही है कि मेरे पास जो बाकी वेक्टर्स का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है वो v1 के इक्वल ही बनता है। नहीं, इसका मतलब है कि जो इक्वेशन मैंने ऊपर ऑरेंज कर या नारंगी रंग से लिखी है वो मैं सेटिस्फाई कर रही हूँ। अगर मेरे पास a1 a2 an 0 होते भी हैं तो फिर भी मैं ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास v1 का जो कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो है, यानी एक कांस्टेंट या एक स्केलर मेरे पास नॉन ज़ीरो आ गया है, तो इसलिए मेरी वो कंडीशन या वो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इस तरह की एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास वो जो सब्ज़ लाइन से मैंने हाईलाइट की है इक्वेशन नारंगी रंग से लिखी हुई, अगर वो ठीक है, ट्रू है, यानी मैं अपना कलर बदला लूँ,
यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ कि C1 ज़ीरो के इक्वल नहीं है, यानी C1 की कोई भी ऐसी वैल्यू है जो ज़ीरो नहीं है। तो मैं अपने इक्वेशन की दोनों तरफ को C1 से डिवाइड करती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, V1 प्लस C2 बाई C1 V2 प्लस Cn बाई C1 इज इक्वल टू 0। अब मैं दोनों साइड से V1 सब्ट्रैक्ट करूँगी, इक्वेशन की दोनों तरफ से V1 सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो मेरे पास बनेगा C2 बाई C1 V2 प्लस Cn बाई C1 Vn इज इक्वल टू माइनस V1। अगर मैं दोनों इतराफ को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास बन जाएगा -C2 बाई C1 माइनस Cn बाई C1 इज इक्वल टू माइनस V1। यानी कि मैंने ये बात आपको दिखा दी है कि अगर मेरे पास कोई भी एक कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होगा तो मैं अपने V1 को बाकी वेक्टर्स की इस्तेलाह में लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि आपके पास या आपके ऊपर लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन वाज़िया हो गई होगी, या आपको लीनियर डिपेंडेंस समझ आ गई होगी। और आप कह रहे होंगे कि सिर्फ लीनियर डिपेंडेंस को ढूंढने के लिए, लीनियर डिपेंडेंस देखने के लिए इतना लंबा काम या इतना लंबा प्रोसीजर क्यों किया जाए। लेकिन ये जो हमने अभी डेफिनेशन बनाई है, ये आगे हमारे बहुत काम आएगी और हमारे मुश्किल कामों को आसान कर देगी। ये मैं अभी आपको एक मिसाल से करके दिखाती हूँ। अगर मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है 2 और 1, 3 और 2, और अब मैं आपसे वही सवाल कर रही हूँ कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं। इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास कोई भी कांस्टेंट इस तरह का C1 हो 2 1 प्लस कोई और कांस्टेंट C2 हो 3 2, जो मिलाकर इन दोनों को मिलाकर इक्वल टू 0 हो जाए। अब आप ये बात जहन में रखें कि इन वेक्टर्स में से कोई भी, अगर C1 या C2 में से कोई भी एक नॉन ज़ीरो हो जाता है और वो आगे से मुझे ज़ीरो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन दे देता है, तो ये बात इस बात का सबूत होगी कि मेरे पास ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। और अगर C1 और C2 दोनों ज़ीरो हों, यानी कि अगर C1 और C2 ज़ीरो हों, तो इसका मतलब है हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के साथ खेल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जब कभी भी मैं C1 और C2 को ज़ीरो पुट करूंगी तो मेरे पास सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। इसको प्रूव करने, जब भी मैं लिखती हूँ कि इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है वो ज़ीरो का वेक्टर है। अगर मैं यूँ कहती हूँ कि 2 टाइम्स C1 प्लस 3 टाइम्स C2 इज इक्वल टू 0, मैं अपने वेक्टर से ही इक्वेशंस बना रही हूँ। अब ये दूसरा मेरे पास है 1 टाइम्स C1 प्लस 2 टाइम्स C2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने अपने ऊपर दिए हुए इक्वेशन से ही इक्वेशंस बनाई हैं। दो मेरे पास इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, इसलिए मैं आसानी से इन दो इक्वेशन से अपने दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके मैं नीचे वाली में जमा कर रही हूँ। C1 प्लस 3/2 C2 इज इक्वल टू 0। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करूँगी, सब इक्वेशन को रेड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करूँगी। C1 0 हो गए। 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1/2 C2 इज इक्वल टू 0। C2 इज इक्वल टू 0। तो अभी मेरे पास C2 इक्वल टू 0 आ गया है। अब अगर मैं C2 की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास जवाब आता है C1 इज इक्वल टू 0। जब इसका ये मतलब है कि ऊपर दी गई इक्वेशन का जो वाहिद सलूशन मौजूद है वो ये है कि C1 और C2 दोनों ही 0 के इक्वल हों, यानी कि ये C1 और C2 दोनों 0 हों। तो ये बात हमें
पता चलती है कि जो ऊपर मैंने सेट ऑफ वेक्टर्स लिखा है वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी इन दोनों वेक्टर्स में से कोई भी एक किसी तरह दूसरे से रिप्रेजेंट या दूसरे से बनाया नहीं जा सकता। यानी पहले वेक्टर को कुछ भी हम कर लें तो वो दूसरे वेक्टर में तब्दील नहीं हो सकता, और इसी तरह हम दूसरे वेक्टर के साथ हम जो मर्ज़ी कर लें वो पहले वेक्टर में तब्दील नहीं हो सकता। इन दोनों वेक्टर्स का स्पैन हमारे पास R2 बन रहा है। क्योंकि ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसलिए इनका स्पैन हमारे पास R2 बन रहा है। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसलिए R2 बन रहा है। चलिए मैं ज़रा साइड पे होके आपको दोबारा एक और मिसाल से वाक़या करती हूँ। मेरी अगली मिसाल है एक सेट ऑफ वेक्टर्स 2 1 3 2 और एक और वेक्टर 1 2। अब मैं ये पता करना चाह रही हूँ कि ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। मैं वही तरीका जो पहले आपको सिखा चुकी हूँ उसी से चलूँगी। इसके लिए वही है, यानी C1 प्लस पहला वेक्टर C2 टाइम्स दूसरा वेक्टर प्लस C3 टाइम्स तीसरा वेक्टर। इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मिलाकर 0 बनाना चाहिए। 0, ये मेरे पास 0 वेक्टर है। अगर इनमें से C1 C2 C3 में से कोई एक भी नॉन ज़ीरो होता है तो ये मेरे पास सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बन जाएगा। अगर तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं तो वो मिलाकर मेरे पास सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बनेंगे। अब मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख रही हूँ अपने ऊपर वाली को। 2 टाइम्स C1 प्लस 3 टाइम्स C2 प्लस C3 इज़ इक्वल टू 0। अब दोबारा 1 टाइम्स C1 प्लस 2 टाइम्स C2 प्लस 2 टाइम्स C3 इज़ इक्वल टू 0। अब इस प्रॉब्लम में कुछ इस तरह के मसाइल हैं। अगर आप टू डायमेंशनल स्पेस को 3 वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 वेक्टर से तो 2 डायमेंशनल की नुमाइंदगी करेंगे तो उसमें एक वेक्टर यकीनन फालतू होगा, या वो हमें इस तरह की मालूमात दे रहा होगा जो हमारे किसी काम की नहीं होंगी, रिडंडेंट मालूमात दे रहा होगा। तो इसका मतलब है वो वेक्टर जो हमें फालतू मालूमात या फालतू इल्म में इजाफा कर रहा है या जिसके मालूमात हमारे लिए कोई ख़ास अहमियत की हामिल नहीं है, वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होगा। जब भी 2 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे तो ये बात वाजिया होती है या ये बात साफ जाहिर होती है कि उनमें से कोई एक जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात शो करूँगी, ये बात करके दिखाऊँगी कि इनमें से कोई भी एक वेक्टर C1 C2 C3 में से कोई एक इस तरह का है जो ज़ीरो नहीं है। मैं रेंडमली C3 की एक वैल्यू उठा लेती हूँ। C3 मेरे पास इक्वल है -1 के। तो इसका मतलब है कि अब मैं यही वैल्यू C3 की अपनी दोनों इक्वेशंस में डालूंगी और देखूंगी कि जवाब मेरे पास क्या आता है। 2C1 प्लस 3C2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बन जाती है C1 प्लस 2C2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब मैं दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली में से सब्ट्रैक्ट करूँगी, यानी 2C1 प्लस 4C2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू। अब मैं नीली इक्वेशन में से ये नीचे सबस कोफिशिएंट्स वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगी। 2C1 0 हो गया। 3C2 माइनस 4C2 माइनस C2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4, यानी -C2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0।
हाँ, -1 -4 +4 और +3, तो ये मेरे सही जवाब निकाला है, यानी -C2 -3, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि C2 = 3। और अगर मेरे पास C2 = 3 है और C3 = -1 है, तो हम C1 की वैल्यू बआसानी ढूंढ सकते हैं। C1 + 2 टाइम्स C2, 2 3 are 6, प्लस 2 टाइम्स C3, -2 × -1 -2, C1 + 4 = 0, so C1 = -4। तो ये मेरे पास सीज का वो कम्बिनेशन आ गया है जिनको मैं अभी मल्टीप्लाई करूँगी वेक्टर से, और जब जमा करूँगी तो मेरे पास 0 आएगा। ये करके देख लेते हैं। -4 × 2 1, +3 × 3 2, -1 × 1 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब हम इसको साबित करेंगे। -4 × 2 -8, +3 3 are 9, -1, यानी -8 + 9 -1, -9 0, -4 + 3 2 are 6, -1 × 2 2, यानी -4 + 6 -2 = 0। तो ये बात मैंने अभी साबित कर दी है कि ये जो लीनियर कम्बिनेशन अभी मैंने ढूंढा है, ये इस तरह का लीनियर कम्बिनेशन है कि जब भी मैं इसको बनाऊंगी तो मेरे पास C1 C2 और C3 नॉन ज़ीरो होते हुए भी मुझे जवाब में कोई एक ज़ीरो वेक्टर दे देंगे। तो इस तरह ये बात साबित हो जाती है कि जो मैंने वेक्टर्स ऊपर का सेट ऊपर बनाया था वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है वेक्टर्स का, यानी इनमें से एक वेक्टर रिडंडेंट है या इस तरह का है जो हमें कोई ख़ास नई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, यह हमारी स्पैन में कोई नई डायरेक्शन का इजाफा नहीं कर रहा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से किसी सिर्फ आखिरी वाले वेक्टर को ही कहें कि वो डिपेंडेंट है, आप पहले वेक्टर को भी कह सकते हैं, यानी इनमें से कोई एक वेक्टर ऐसा है जो दूसरे बाकी दोनों वेक्टर से रिप्रेजेंट हो सकता है। शुक्रिया।